मेरे प्यारे जूनियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की क्लास से हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो क्लास शुरू करने से पहले आज का जो मोटिवेशनल थॉट है वो ये कि कभी हार न मानने की आदत ही एक दिन बड़ी जीत दिलाती है। यानी कि तुम्हें हार नहीं माननी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें एक बड़ी जीत चाहिए, तुम्हें एक बड़ी जीत हासिल करनी है, तो तुम्हें कभी हार नहीं माननी है। तो इसी थॉट के साथ हम कभी हार ना मानते हुए अपना काम आगे कंसिस्टेंटली करते जाएंगे। ओके, तो लेक्चर शुरू करते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सो लेट्स बिगिन विद द न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमारे चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इनर्शिया। ये इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी, उसके पास अगर एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपोज करती है कि अगर उसकी स्टेट में आप कोई भी चेंज लाने की कोशिश कर रहे हो तो वो जो अपोजिशन दिखा रही है दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। जैसे कि अगर मैं कहूं कि ये एक इतनी बड़ी बॉडी है, ये इस टाइम पर अभी रेस्ट पर रखी हुई है, ठीक है, तो तुम क्या कर रहे हो कि इसे हटाने की कोशिश करोगे। हटाने की कोशिश करोगे तो ऑब्वियसली फोर्स लगाओगे। फोर्स जब लगाओगे तो तुम्हें एक ऐसा लगेगा ना कि तुम किसी कोई चीज रखी हुई है और फिर तुम किसी चीज के अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो, तुम्हें एक वर्क करना पड़ रहा है, तुम्हें फोर्स लगाना पड़ रहा है, तो वो किस चीज के अगेंस्ट लगा रहे हो? कोई रुकावट है क्या? तो वो जो रुकावट है वो इस वजह से है, वो क्या है? ये जो मैटर रखा हुआ था, इसका जो इनर्शिया जो इसे रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है कि नहीं ये रेस्ट पे रखा है तो ये रेस्ट पे ही रखा रहेगा। देखो दोबारा से बेसिक लैंग्वेज में समझो कि जैसे कि ये मेरे पास एक मैटर है, ठीक है, कोई भी बॉडी है ये, ठीक है, ये कोई बॉडी है और ये जो बॉडी है ये क्या कर रही है? ये रेस्ट पर रखी है, एट रेस्ट। तो ये रेस्ट पर रखी है, हम क्या कर रहे हैं? अब ये रेस्ट पर रखी हुई है तो ये चाहती है कि अभी ये रेस्ट पर ही रहे, ठीक है, बट हम क्या कर रहे हैं? हम इधर से एक फोर्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसे रेस्ट पर से मोशन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। रेस्ट में है, रेस्ट से मोशन में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब क्या होता है कि तुम देखोगे कि तुम जब फोर्स लगाओगे, इसे मूव कराने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक रुकावट फील होगी। रुकावट मतलब ऐसा लगेगा कि कोई चीज तुम्हें अपोज कर रही है, जो चीज चाह रही है कि नहीं मोशन में नहीं आना है, तो वो चीज रुकावट, जो अपोजिशन, जो रेजिस्टेंस फील हो रहा है वो क्या है? वही इनर्शिया है। किसका इनर्शिया? इस बॉडी का इनर्शिया, ठीक है। तो हम डेफिनेशन में क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज द, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ, इट इज द property of any body which provides resistance to it to change in its state। अब ये स्टेट किसी की भी हो सकती है, ठीक है। अगर ये ऑलरेडी पहले रेस्ट में थी तो ये क्या सोचेगी कि मैं रेस्ट में ही रहूं, रेस्ट की स्टेट को बदल ले ना कोई भी। ये चाहती है कि जैसे कोई बॉडी है, हम फिर से बनाते हैं फिगर, ये एक बॉडी है, ठीक है, अगर ये रेस्ट पर है, अगर ये रेस्ट पर है तो ये क्या सोचेगी कि मैं रेस्ट पर ही रहूं। अगर तुम इसकी रेस्ट की पोजीशन से बदल के इसे मोशन में ले जाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि तुम्हें एक रुकावट फील होगी। तुम्हें एक जो रुकावट फील हो रही है वही क्या है? इनर्शिया। अब अगर यही बॉडी जो है वो मोशन में है, अभी यही बॉडी क्या है? मोशन में है, सपोज ये बॉडी जो है वो ऑलरेडी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो अगर ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो ये v वेलोसिटी से मूव ही करते रहना चाहती है। तो मतलब ये v वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो तुम देखो कि अगर कोई मूविंग बॉडी और उसको तुम रोकने की कोशिश करो, रोकने की कोशिश करने का मतलब क्या है? कि तुम मोशन से रेस्ट पे लाने की कोशिश कर रहे हो, मतलब स्टेट को चेंज कर रहे हो। तो स्टेट को चेंज करने पर अब तुम एक चलती हुई बॉडी को रोकने की कोशिश करोगे तो तुम्हें एक रुकावट फील होगी, दैट रुकावट इज इनर्शिया। ऐसे ही अगर कोई बॉडी है, यही बॉडी जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, और या फिर ये कह दो मैं कहूँ कि इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और तुम क्या कर रहे हो कि इसको डायरेक्शन इधर की तरफ बदलने की कोशिश कर रहे हो। तुम देखो कि अगर कोई पर्सन इधर की तरफ मूव करता जा रहा है, ठीक है, इधर की तरफ कोई बॉडी है, व्हीकल है, कुछ भी मूव कर रहा है, तो तुम उस पर फोर्स लगा के उसे इधर मूव कराने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो उसकी डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें एक रुकावट फील होगी। रुकावट जो फील होगी दैट इज इनर्शिया। यानी कि जो इनर्शिया है वो क्या है? रेजिस्टेंस
जो कि बॉडी देती है, बॉडी के पास एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो क्या करती है, रेजिस्टेंस मिलता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है किस चीज के लिए, टू चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है, अब ये चेंज इन स्टेट कैसा हो सकता है कि ये चेंज इन स्टेट जो है इट कैन बी चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, चेंज इन स्टेट ऑफ रेस्ट, चाहे रेस्ट की स्टेट हो, है ना। ये क्या हो सकती है कि चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। ऐसे ही ये क्या और क्या हो सकता है कि चेंज इन स्टेट ऑफ, या फिर चेंज इन डायरेक्शन लिख देते हैं, स्टेट नहीं लिख रहे, चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर कोई भी बॉडी किसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, तुमने उसकी डायरेक्शन बदलने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर तुम्हें एक रुकावट फेस करनी पड़ेगी। तुम अगर मोशन में है कोई बॉडी, उसे रेस्ट पे लाने की कोशिश कर रहे हो, तो तुम्हें एक रुकावट जो मिलेगी वो इनर्शिया है उस बॉडी की। अगर तुम कोई बॉडी ऑलरेडी रेस्ट पे है और उसे चलाने की कोशिश कर रहे हो, तो फिर से तुम्हें इनर्शिया मिलेगा। इनर्शिया क्या है, इनर्शिया किसी भी बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये अपनी चेंज इन स्टेट को अपोज करती है। ठीक है ना, सो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी विच प्रोवाइड्स रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स स्टेट। ठीक है, विच प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू चेंज इन इट्स स्टेट, बस इतना लिख देते हैं। ओके, चलो इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब ये जो हमारा इनर्शिया होता है ये किस पे डिपेंड करता होता है, किस पे डिपेंड करता है। अगर मैं कहूं कि रिलेशन ऑफ इनर्शिया विद मास क्या है, रिलेशन ऑफ इनर्शिया विद मास, विद मास। ठीक है, अगर रिलेशन ऑफ इनर्शिया विद मास देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है कि जो इनर्शिया होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। इनर्शिया जो है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये चीज तुम याद कैसे करोगे, अब तुम एक बात समझो कि जैसे कि सपोज करो कि एक छोटा बच्चा है, जैसे कोई ये छोटा बच्चा है, ये बैठा हुआ है। ठीक है, ये मैंने बैठा हुआ पर्सन बनाया, या फिर ऐसे नहीं बनाते, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये एक छोटा बच्चा है, ठीक है, ये एक बेबी है। तो अगर ये बेबी अगर बैठा हुआ है, तो तुम एक बात बताओ, तुम इसे हिलाने की कोशिश कर रहे हो, इसे एक जगह से हटाने की कोशिश कर रहे हो, और ये एक कोई बड़ा पर्सन है जैसे कि तुम, या फिर तुम, अब तुम देखो कि ये क्या है, ये एक पर्सन है कोई। ठीक है, या फिर इसको क्या लिख दें, बॉय लिख देते हैं, बॉय। ठीक है, वो बेबी था और ये बॉय है। ठीक है, बेबी भी बॉय हो सकता है। ठीक है, ये एल्डर है, एल्डर। ठीक है, अच्छा अब क्या है बात कि अब तुम एक बात बताओ कि एक जगह एक बच्चा बैठा हुआ है, एक जगह एक बड़ा आदमी बैठा हुआ है, तुम बताओ किसको उसकी जगह से हिलाने में ज्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। खुद कॉमन सेंस से बताओ कि किसे तुम आसानी से हटा लोगे, आसानी से किसे हटा सकते हो, उस बेबी को हटा सकते हो। ज्यादा दिक्कत किसमें फेस करनी पड़ेगी, एक बड़े आदमी को अपनी जगह से हटाने में दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, है ना। ऐसा क्यों, क्योंकि बड़े आदमी के पास ज्यादा मास है, ज्यादा मास है तो ज्यादा इनर्शिया है, ज्यादा इनर्शिया है तो ज्यादा रुकावट है, और ज्यादा रुकावट है तो अभी तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है भाई, यही कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, छोटा बच्चा है, छोटा मास है, छोटा मास है तो कम रुकावट है, मतलब कम इनर्शिया है तो कम रुकावट है, कम रुकावट है तो कम फोर्स पे खिसक जाता है वो। तो तुम स्टेट चेंज करने की तो कोशिश कर रहे हो जब खिसका रहे हो तो, ठीक है ना। तो इसका क्या होगा कि इसका ये जो अगर मैं इनर्शिया देखूंगी तो एल्डर बॉय का बड़ा रहेगा और बेबी का छोटा रहेगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो मोमेंटम आखिर होता क्या है, तो मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करते हैं पी से। अब मैंने इसके ऊपर वेक्टर बनाया है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, तो बेसिक अगर इसकी डेफिनेशन देखें तो व्हाट इज मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम इज पजेस्ड बाय, इट इज पजेस्ड बाय, किसके पास होगा, इट इज पजेस्ड बाय मूविंग बॉडीज। तो मोमेंटम हमेशा किसके पास होगा, जो मूविंग बॉडीज होंगी उन्हीं के पास होगा। मूविंग बॉडीज का मतलब कोई बॉडी मूव कर रही होगी, पजेस्ड बाय मूविंग बॉडी। तो अगर हम देखें इसे न्यूमेरिकली, इट इज इक्वल्स टू न्यूमेरिकली it is equals to equal to product of mass and velocity, product of
मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, वेलोसिटी, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। देखो m जो है वो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस नहीं है, ये जस्ट मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ कि दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, और दिस इज द वेक्टर क्वांटिटी। सिर्फ इसी वजह से क्या हो रहा है कि इसी वेक्टर क्वांटिटी, अब देखो इस साइड तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी है ना, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये जो मोमेंटम की डायरेक्शन होगी, सो डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम किसके डायरेक्शन के अलोंग होगी, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम, अक्सर हमसे ये चीजें पूछी जाती हैं, डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम विल बी अलोंग द, विल बी अलोंग डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है ना, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ मोमेंटम और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी फिर क्या होंगे, सेम होंगे, क्योंकि अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, किसी बॉडी के पास, ये बॉडी है उसकी वेलोसिटी इधर है, तो मोमेंटम की डायरेक्शन इधर ही होगी, ठीक है। इसको समझ लेते हैं एक डायग्राम बना के। ये मेरे पास एक ब्लॉक है, ठीक है, इसका मास है m, ओके, और ये इधर की तरफ v वेलोसिटी से मूव कर रही है, ठीक है। अब क्या होता है कि अगर मैं इसका मोमेंटम होगा, तो मोमेंटम क्या लिखूंगी, मोमेंटम लिखूंगी एम बी। अब इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी कि हाँ, इस साइड हमारा, अगर मैंने कहा कि ये वाली जो साइड है ये ईस्ट है, ठीक है, इस साइड जो है वो ईस्ट है, तो ये क्या हो गया, टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि टुवर्ड्स ईस्ट, क्योंकि दोनों के दोनों ही, वेलोसिटी भी इधर ही है तो मोमेंटम भी इधर ही होगा, ठीक है, क्लियर है, समझ गए ये वाला कॉन्सेप्ट। अच्छा, फिर बात करते हैं कि हमारा इसका क्या होता है कि अब अगर मैंने ये कह दिया कि हाँ भाई कि मोमेंटम जो होता है दैट इज द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ओके। अच्छा बताओ तो फिर इसकी यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स क्या है, यूनिट्स किसकी, मोमेंटम की, एक होती है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट हो जाएगी, अब मोमेंटम के फॉर्मूले में क्या आता था, मास और वेलोसिटी, तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, एसआई यूनिट हो गई। अभी मैं कहूँ कि सीजीएस यूनिट बताओ, सीजीएस यूनिट, तो सीजीएस यूनिट क्या लिखोगे, ग्राम फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है, क्यों, डिस्टेंस जो हो गई वो सेंटीमीटर में हो जाएगी, मास जो है वो ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। अब ये यूनिट्स का काम हो गया। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हम जब पहली बार पढ़ रहे होते हैं तो हमें उसके बारे में ये सारी बातें पढ़ना जरूरी होता है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाता है, मेरा मास है तो m lt -1 क्या हो गया, वेलोसिटी का, ठीक है, तो ये m लिया है मैंने मास के लिए और lt -1 वेलोसिटी के लिए, क्योंकि मास और वेलोसिटी दो ही तो चीजें हैं बस। तो इतनी बेसिक बातें हमें मोमेंटम के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब हम पढ़ेंगे आगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो ये तो बेसिक बेसिक सा था जो मुझे जानना जरूरी था। अब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है हमारा, तुम्हें पता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम इसका है, अगर तुमने अभी अभी पढ़ा है, इसका नाम क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्या है, लॉ ऑफ इनर्शिया। अब तुम अगर देखोगे अभी अभी तुम इनर्शिया के बारे में पढ़ के आए हो, तो कुछ बातें तुम्हें वही सेम दिखाई देंगी कि वही कहते हैं। तो मैं अगर इसके बारे में लिखूं कि व्हाट इज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर कोई भी बॉडी है, उसके ऊपर जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हो तब तक वो बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी, मतलब अगर वो रेस्ट की स्टेट में है तो रेस्ट की ही स्टेट में रहेगी, और अगर वो मोशन की स्टेट में है तो मोशन की स्टेट में ही रहेगी, अनटिल और अनलेस जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता। तो इस बात को हम बेसिक सिंपल लैंग्वेज में लिख देते हैं कि इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, देयर इज नो external force applied on the body, then it will not change its motion, change its state of rest or state of motion, ठीक है।
तो यानी कि क्या है कि अगर इसमें की पॉइंट्स क्या है हमारे यहाँ पर, की पॉइंट्स है नो एक्सटर्नल फोर्स, अगर कोई नो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है तो बॉडी क्या होगी कि इट विल नॉट चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट या फिर स्टेट ऑफ मोशन, मतलब वो जैसी है वैसी ही रहेगी। ये तो हम लोगों पे भी अप्लाई होता है, हम लोग तब तक पढ़ाई नहीं करते जब तक एग्जाम का प्रेशर सर पे नहीं आ जाता, हम लोग सुबह सो के तब तक नहीं उठते जब तक या तो अपने पढ़ने जाना है, क्लास जाना है, या फिर मम्मी की डांट पड़ रही है, जब तक ये सब चीज नहीं होती तब तक हम क्यों ही उठेंगे, आराम से सोते रहो, है ना। तो हम भी हो या कोई भी बॉडी हो जो जिस स्टेट में रखी है उसी स्टेट में रहना चाहती है जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या था, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ इनर्शिया इसका नाम है। देखो फिजिक्स में अब हम जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स के साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आने लगे हैं, इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ कि सारे जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी कवर करते हुए चल रही हूँ, क्योंकि इन्हीं कॉन्सेप्ट से तुम्हारे असर्शन रीजन होंगे, इन्हीं क्वेश्चन से तुम्हारे वो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन होंगे इन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़कर, ठीक है। तो इसलिए एक एक कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से समझते हुए चलो, ठीक है। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, जो बॉडी जिस स्टेट में उसी स्टेट में रहना चाहती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, है ना। नेक्स्ट हमारा इसके बाद क्या है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि आप अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, दैट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम ये बोलता है, ठीक है। तो मैं लिखती हूँ स्टेटमेंट को कि अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन कि द फोर्स अप्लाइड on a body is directly proportional to the rate of change of momentum। देखो जब भी रेट ऑफ लिखा हो, जब भी ऐसे लिखा है कि रेट ऑफ, इसका मतलब देखो पहली बात तुम्हें मैं समझा दूं ताकि तुम कभी कंफ्यूज ही ना हो कि ये चेंज इन मोमेंटम लिखा है, तो इससे तुम कितना समझोगे, डेल्टा पी ऐसे लिख लिया। अब ये जो रेट ऑफ लिखा है इसका मतलब ये हो गया कि तुम 1 में डेल्टा टी कर दो, ठीक है। तो अब समझ गए, तो जैसे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो अब शब्दों को पकड़ना, रेट ऑफ मैंने क्या बोला, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा है, ये चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखा है तो इसकी वजह से क्या लिखोगे, डेल्टा वी। अब रेट लिखा है तो अपॉन में डेल्टा टी, यानी कि टाइम भी लगा दोगे। तो ऐसा किसी के भी साथ लिखा हो ये चीज कर लेना, है ना। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए मैंने बता दिया है। तो अब फोर्स इज, क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, क्लियर है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट तो आएगा ना, तो फिर अब भाई प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा दिया, कोई कांस्टेंट ले लिया और डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। इस तरह से हम लिख लेंगे। जनरली हमारे क्या होता है कि सी कांस्टेंट जो है वो उसकी वैल्यू क्या है हमारी 1, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एफ इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब देखो इसको कैसे और आगे पढ़ना है, इसी का थोड़ा मॉडिफिकेशन देखते हैं कि हमारे पास क्या है फॉर्मूला कि एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा डेल्टा पी क्या था, डेल्टा पी तो आपने बताया था अभी, मास और वेलोसिटी थी का प्रोडक्ट था, तो फिर वही कर देते हैं ना, मास और वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, ऐसा कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, चेंज इन, ठीक है, एक चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, तो चेंज इन मास इनटू वेलोसिटी। तो अब इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं, क्या दो कंडीशंस हो सकती हैं, एक ऐसे इधर कर देते हैं और एक इधर कर देते हैं। क्या वो दो कंडीशंस हो सकती है, एक कंडीशन हमारी होगी कि मास इज कांस्टेंट बट velocity is changing, वेलोसिटी बदल रही है। मतलब क्या है कि फोर्स जब लगाया जा रहा है तो जैसे कि फिगर बना के देखते हैं कि जैसे कि मेरे पास ये एक बॉक्स है,
सॉरी बॉडी है, ठीक है, मैंने इसके ऊपर लगाया फोर्स, फोर्स लगाया, इसका मास m है, ठीक है, फोर्स लगाया, इसका मास m है, तो अब क्या हो रहा है कि ये इधर मूव करना शुरू की, इधर इसके पास सपोज v1 वेलोसिटी थी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये आगे गई, यहां पहुंची, ठीक है, और ये स्टिल अभी इसका मास वही है, बट इसकी वेलोसिटी क्या हो गई है, v2 वेलोसिटी हो गई है, फोर्स तो इस पे लग ही रहा है f फोर्स, ठीक है, तो तुम देख रहे हो कि फोर्स लगा रहा है कंटिन्यूअसली, और इस पे पहले वेलोसिटी थी v1, फिर वेलोसिटी हो गई v2, तो समझ रहे हो, मास कांस्टेंट रहा, देखो मास कांस्टेंट रहा बट वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो फिर ऐसे केस में हम इस फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे, तो हम करेंगे F इज इक्वल टू, मास तो कांस्टेंट है तो मास बाहर निकाल लो, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, F इज इक्वल टू एम डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, तो किस कंडीशन में लगाना है ये समझ गए। फिर अगली कंडीशन हमारे पास ये आती है कि मास इज चेंजिंग, मास इज चेंजिंग बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बट वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब ऐसा कब होता है, ऐसा पता है कब होता है, जैसे रॉकेट वगैरह होती है ना, जो रॉकेट होती हैं वो ऊपर जाती हैं, जैसे ये एक रॉकेट बनाई है हमने, ठीक है, तो ये जो रॉकेट्स होती हैं ये जब ऊपर जा रही होती हैं तो क्या होता है कि इनके अंदर कंटेनर्स रखे होते हैं जिसमें फ्यूल रखा होता है, तो जैसे जैसे ये ऊपर जाने लगते हैं तो फिर क्या होता है, ये कंटेनर, फ्यूल वाले कंटेनर खाली होने लगते हैं, तो ये ऊपर से फेंक दिए जाते हैं, और खाली होने लगते हैं तो फिर वेट कम होता जाएगा ना, तो मतलब मास कम होता जाएगा, मास कम होता जाएगा, तो मास इज चेंजिंग एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ऐसा किस केस में होगा, ऐसा होगा हमारा इन केस ऑफ रॉकेट, ठीक है, इन केस ऑफ रॉकेट, रॉकेट का केस अलग से कराऊंगी मैं अच्छे तरीके से, सारे क्वेश्चन उस पे बेस्ड, रॉकेट पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ठीक है। इन केस ऑफ रॉकेट होता है कि व्हेन व्हेन इट इज मूविंग अप देन इट्स फ्यूल बॉक्सेस एम्प्टी, ठीक है, मैंने लिख दिया है, देखो ग्रामर मत देखना, तुम ग्रामर वाली नॉलेज मत लगाना कि ये आपने स्टेटमेंट में ये वाली ग्रामेटिकल मिस्टेक है, वो वाली मिस्टेक मत निकालना, बस ये समझ लो कि रॉकेट के केस में जब वो ऊपर मूव कर रहा होता है तो फ्यूल के जो डब्बे होते हैं वो खाली होते जाते हैं, तो ऐसे केस में मास जो होता है वो चेंज होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक है, बाकी इस पे डिटेल्ड जो है वो हम अभी आगे करेंगे, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू हम कैसे लिखेंगे, हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट है बट डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, अपना एफ का फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेंगे। तो इसी यही दो तरीके होते हैं, तुम देख सकते हो यही दो तरीके होते हैं जिनमें हम क्या करते हैं, ये वाली चीज अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये वाला तो हमें मोस्ट कॉमन अपने डेली लाइफ में दिखता ही है, ये वाला केस होता है रॉकेट का केस, तो रॉकेट का केस अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अ बुलेट ऑफ मास 0.06 kg, a bullet of mass 0.06 kg, ठीक है, moving with a speed of 90 meter per second, enters in a heavy wooden block and is stopped after distance 60 centimeter, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस कवर करके रुक जाती है, what is the average resistive force entered by the block on the bullet। अब पहले तो क्वेश्चन समझ लो, क्वेश्चन ये है कि भाई ये है हमारा ब्लॉक, वो सॉरी एक वुडन ब्लॉक, हाँ ठीक है, क्या है ये हमारा वुडन ब्लॉक, वुडन ब्लॉक, ठीक है, ये वुडन ब्लॉक है, फिर उसके बाद इधर से आती है मेरी बुलेट, ठीक, और इस बुलेट के पास 90 मीटर पर सेकंड की स्पीड है और मास है 0.06 kg। ये भाई ये बुलेट, अब देखो तुम, मास है इसके पास और इसके पास क्या है, वेलोसिटी है, मास और वेलोसिटी दोनों है, तो इसके पास क्या हो गया, मोमेंटम है, तो मोमेंटम लेके अपना भागी जा रही है ये और इसके अंदर घुस जाती है, ठीक है, इसके अंदर जब घुसती है तो फिर क्या होता है, फिर कंडीशन कुछ ऐसी होती है कि अब हम दूसरा फिगर बनाते हैं, ये हमारा वुडन ब्लॉक, और अब ये बुलेट जो है वो इसके अंदर जाके घुस जाती है यहां पर, ठीक है, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 60 सेंटीमीटर,
क्या कितना किया है, 60 सेंटीमीटर ट्रेवल करके अब इसकी वेलोसिटी हो जाती है यहाँ 0, रेस्ट पर आ जाती है। ठीक है, यही तो लिखा है कि इट इज स्टॉप्ड आफ्टर 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर के बाद रुक जाती है। और वेयर एवरेज रेजिस्टिव फोर्स बताना है, इसका एवरेज रेजिस्टिव फोर्स बताना है। देखो भाई इसके पास, तुम ये देखो कि इसके पास क्या क्या था, मास था, ठीक है, और क्या क्या था, वेलोसिटी थी, इनिशियल वेलोसिटी जो थी वो क्या थी, u इज इक्वल टू क्या था, 90 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा अब तुम्हें मैं बता दे रही हूँ, यहाँ पर भी मोशन इन वन डायमेंशन के कॉन्सेप्ट लगेंगे, इसलिए मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो u इज इक्वल टू 90 है, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। अच्छा, कितनी डिस्टेंस कवर करने के बाद हुई, 60 सेंटीमीटर कवर करने के बाद हुई। अब तुम एक चीज ध्यान दो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस, अब बोल रहा है रेजिस्टिव फोर्स बताओ। तो रेजिस्टिव फोर्स है, मैं तुमसे स्टार्टिंग से मोशन इन वन डी जब से पढ़ा रही हूँ तब से मैं यही कहती आई हूँ कि फोर्स हो तो अपना दिमाग एक्सेलरेशन पे ले जाना, एक्सेलरेशन हो तो अपना दिमाग फोर्स पे ले जाना, क्योंकि ये एक दूसरे की वजह से ही आते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू ma होता है ना, फोर्स होगा तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी होगा, एक्सेलरेशन है तो यानी कि किसी फोर्स की वजह से ही एक्सेलरेशन आया होगा। ठीक है, अब यही एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी जो है वो, कोई बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो इसका मतलब, सॉरी ये बॉडी है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब ये एक प्रॉपर हम इसको ये वर्ड यूज कर दिया, ये एक्सेलरेशन है। यही अभी ये बॉडी इधर मूव कर रही है और एक्सेलरेशन इसके, ये बॉडी जो है वो इधर मूव कर रही है, इसके ऊपर एक्सेलरेशन इधर है, तो यही एक्सेलरेशन का नाम बदल के क्या हो जाता है कि रिटार्डेशन है। क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, पुरानी चीज ऐसे जल्दी जल्दी रिवाइज करा देती हूँ क्योंकि ये सारा बात मैं बता चुकी हूँ पहले। ठीक है, तो अब तुम क्या करो कि कहीं ना कहीं रुकावट आई है, तो अब तुम बेसिक इक्वेशन लगाओ अपनी वही कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as वाली इक्वेशन लगाओ। फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, इनिशियल 90 का स्क्वायर प्लस 2, और रुकावट आई होगी तो इसलिए माइनस का a। ठीक है, रुकावट है ना, रेजिस्टिव फोर्स है तो मतलब रिटार्डेशन हुआ है ना, और डिस्टेंस क्या है 60 इंटू 10 टू द पावर -2, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना ना भूलें, ये ध्यान रखें। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये वाला पोर्शन नेगेटिव का हो जाएगा, तो इसको मैं इस साइड लेके जाऊंगी तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो मेरे पास ये क्या हो गया, देखो 2 इंटू 60 तो 120 है ना, और ये 10 टू द पावर -2, इसको सॉल्व कर देंगे तो 1.2 a इज इक्वल टू 90 इंटू 90, ये आ रहा है। तो इसका मतलब a इज इक्वल टू आ गया 90 इंटू 90 अपॉन 1.2, फिर ये पॉइंट हटा तो 90 इंटू 90 इंटू 10 अपॉन 12। अब तुम काटो, ये काटो 3 से तो ये कट गया 30 बार और ये कट गया 4 बार। ठीक है ना, 3 से काटा तो अब तुम काट लो इसको 2 से काट लो तो ये 2 बार और ये 5 बार। ठीक, और कुछ कट सकता है, हाँ 2 से काट दो इसको, ये 15 बार ऐसे हो गया। ठीक है, 15 5 जा कितने होते हैं, 15 5 जा, है ना। अब तुम्हें करना क्या है, 15 इंटू 5 इंटू 90, इनका मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा रिटार्डेशन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 6750। तो ये क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर माइनस क्यों नहीं आया है, क्योंकि मैंने फॉर्मूले में जब पुट कर रही थी तभी मैंने पहले ही माइनस लिख लिया था, बट ये एक्चुअली है क्या, ये मेरा रिटार्डेशन निकल के आया है। ठीक है, तो व्हाट इज माई रिटार्डेशन, रिटार्डेशन क्या है, दिस इज 6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बट हमसे तो रजिस्टिव फोर्स पूछा था, रजिस्टिव फोर्स, रजिस्टिव फोर्स, तो रजिस्टिव फोर्स कितना हो जाएगा, यानी कि एफ अगर मैं कहूँ तो फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब रजिस्टिव फोर्स है तो मास इनटू रिटार्डेशन। ठीक है, तो अब हम क्या लिख देंगे, मास क्या था 0.06 kg में था। ठीक है, एक्सेलरेशन हो गया 6750। अब जरा इसको ना, इसका पॉइंट हटा देते हैं, 675। ठीक है ना, ये जीरो जो है वो इसके एक पॉइंट हटके यहाँ आ गया। ठीक है, तो इतना कर लिया हमने। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो जरा एक बार, अब मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा आंसर 405, 405 अभी किस में आएगा, न्यूटन। तो इतना रजिस्टिव फोर्स जो है वो इस वुडन ब्लॉक ने प्रोवाइड किया था, जिसकी वजह से ये 60 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करके रुक गई बुलेट। क्लियर है, आगे बढ़ जाए अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, a stone of mass 1 kg is thrown with the velocity of 20 मीटर पर सेकेंड।
एक ये देखो, ये है इंपॉर्टेंट पार्ट, मास दे रखा है, ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है 20 मीटर पर सेकेंड अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक। अभी मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ ये तुम्हारे मोशन एंड 1D के कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व हो रहे हैं सारे, ठीक है। अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस ऑफ द लेक, देखो जैसे क्या होता है ना कि ऐसे कभी देखना कि देखा हो, कुछ लोगों ने शायद देखा हो कि कहीं पर कोई लेक है या नदी है, वो उसकी अपर सरफेस ना जम गई है, तो फिर ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसमें ना एक पत्थर फेंका है, यूं करके पत्थर फेंका है, वो पत्थर सरकता हुआ ऐसे गया है, और फिर क्या हो रहा है कि ये जो पत्थर फेंका है, इट कम्स टू रेस्ट, ये रेस्ट पे आ जाता है आफ्टर ट्रेवलिंग द डिस्टेंस 50 मीटर, 50 मीटर की डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रेस्ट पे आ जाता है। तो बताना है कि अपोजिंग फोर्स क्या होगा, अपोजिंग फोर्स बता दो। तो फिर कैसे करोगे, फिर से वही बात है, फिगर बना के एक बार समझा देती हूँ कि सिचुएशन हो कैसी रही होगी। कि जैसे कि मान लो कि ये फ्रोजन सरफेस का है और ये कोई पत्थर था और उसको इधर की तरफ वेलोसिटी दी और फिर ये खिसकता हुआ गया और मान लो कि यहाँ पर जाके ये रुक गया, ठीक है। तो इसने ये डिस्टेंस कितनी कवर कर ली, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इसने कवर कर ली 50 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली। ऐसा होता है ना, पत्थर फेंकते हैं और फिर पत्थर फेंका, खिसकता हुआ चला गया और एक पॉइंट पे जाके रुक गया, वही वाली चीज हुई है। इसका मास कितना है, 1 kg इसका मास है, मुझे रजिस्टिव फोर्स निकालना है। अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या दे रखी थी, 20 मीटर पर सेकेंड, रुक गया है तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, मास मुझे इसका 1 kg दे रखा है। बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, वीडियो रोककर खुद से अपने आप से करो जरा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन लगाएंगे, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल क्या है 20, तो 20 का स्क्वायर मीटर पर सेकंड में ही है, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना है, बिल्कुल है, प्लस 2, फिर a माइनस में रखेंगे, है ना, क्योंकि रुकावट आ रही है, ये रिटार्डेशन ही है। एस क्या रखेंगे, डिस्टेंस कितनी कवर की है 50। अब ये वाला पोर्शन जो है वो उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये 100a इक्वल्स टू 20 इंटू 20, तो a इज इक्वल्स टू ये हो गया 400 अपॉन 100, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का रिटार्डेशन मिल रहा है। अच्छा ये बात तो रिटार्डेशन आ गई, लेकिन अगर मैं कहूं कि अपोजिंग फोर्स क्या होगा, अपोजिंग फोर्स क्या होगा, दैट विल बी फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, इक्वल्स टू क्या आएगा हमारे पास, मास क्या था 1 kg, एक्सेलरेशन क्या है 4, तो आंसर क्या लिख सकते हैं हम कि F इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन, ठीक है, F इज इक्वल्स टू 4 न्यूटन, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अच्छा तो ये वाला फॉर्मूला भी पता है, ये वाला फॉर्मूला मैंने बिगिनिंग में नहीं बताया, पर तुम ये ध्यान रखना कि फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। चलो ये भी हो गया, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ ब्लॉक ऑफ 5 kg इज रेस्टिंग ऑन फ्रिक्शनलेस प्लेन, एक ब्लॉक था 5 kg का, ठीक है, वो फ्रिक्शनलेस प्लेन पे मूव कर रहा है, 5 kg का है, फ्रिक्शनलेस प्लेन पे मूव कर रहा है। इट इज स्ट्रक बाय अ जेट रिलीजिंग वाटर एट द रेट ऑफ 3 किलोग्राम पर सेकेंड एट द स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब ये सवाल है कैसा, ये सवाल कुछ ऐसा है कि जैसे कि ये एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है, इस पर हमारा ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, हमने क्या किया, अब इसके ऊपर यहाँ से एक पाइप था, उस पाइप में से पानी निकला, पानी के लिए बढ़िया सा कुछ बनाते हैं, ये ले लेते हैं, इससे पानी निकला और इससे टकराता है, ठीक है, पानी इससे टकराता है, जब पानी इससे टकराता है तो ये खुद जो 5 kg का ब्लॉक है, ये जब इससे पानी टकराता है, मतलब स्ट्रक बाय जेट रिलीजिंग वाटर, ये एक जेट है ना जिसमें से तेजी से वाटर रिलीज हो रहा है, ठीक है, तो ये जो जेट है जिसमें से वाटर रिलीज हो रहा है, उसकी वजह से ये ब्लॉक यहाँ से खिसक कर आगे आ जाता है, ठीक है, यहाँ से खिसक के आगे आ जाता है, जैसे कि मान लो कि यहाँ आ गया। अब जो जेट है जो आगे मूव कर जाता है, ठीक है, यहाँ पर ये जो वाटर रिलीज हो रहा है, इस वाटर के बारे में बात की गई है, वाटर जो रिलीज हो रहा है, दैट वाटर, इसका जो मास दे रखा है वो दे रखा है 3 किलोग्राम पर सेकेंड, 3 किलोग्राम पर सेकेंड। अब इसकी यूनिट से ध्यान देना, तुम देखो कि मास, ये जो है ना रेट ऑफ रिलीज ऑफ मास है, मतलब इस पाइप में से, इस जेट में से 1 सेकेंड में 3 किलोग्राम पानी निकल रहा है, ये है, तो एक्चुअली ये क्या है, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, क्या है ये, डेल्टा एम अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, ये वाली चीज दी गई है।
और इसकी वेलोसिटी मुझे दे रखी है क्या, 4 मीटर पर सेकेंड से पानी रिलीज हो रहा है। अब बोल रहा है एक्सेलरेशन बताओ इस ब्लॉक का, इस ब्लॉक को क्या एक्सेलरेशन मिलेगा। अब तुम्हें प्रॉपरली वही इक्वेशन लगानी है कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। एफ को क्या लिख लोगे, m इंटू ए, डेल्टा पी को क्या लिखोगे, मैंने, अब तुम देखो क्या बदल रहा है, मास बदल रहा है ना, तो तुम वेलोसिटी कांस्टेंट है डेल्टा m अपॉन डेल्टा टी। अब बस रखते जाओ, किसका मास रखोगे, ये यहां पर किसका मास रखोगे, यहां बात हो रही है ब्लॉक की, फॉर ब्लॉक, यहाँ ब्लॉक के बारे में बात करी जा रही है। क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ब्लॉक का है तो मास भी ब्लॉक का होगा। यहाँ पर चेंज इन रेट, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद टाइम जो है, ये पानी के बारे में बात हो रही है, इस पानी के बारे में, ठीक है, और ये वेलोसिटी भी इस पानी की, ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखना है। और ये सब किसके बारे में, ये वाटर के बारे में, वाटर, ये चीज क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि मास तो दोनों जगह आ रहा है, कहां पर हम किसका मास रखें। तो ब्लॉक का मास देखो 5 दे रखा है तो 5 रखेंगे, एक्सेलरेशन पता करना है, वेलोसिटी 4 दे रखी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास 3 दे रखा है, तो a इज इक्वल टू 12/5, तो 12/5 कितना हो गया, 2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, क्लियर है कैसे करना होता है हमें ये वाले फॉर्मूले लगा के। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन एक्ट्स इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, ठीक है, ये हमारा 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, ओके, जो कि ब्लॉक 5 kg का है, रेस्टिंग ऑन द स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है ये ब्लॉक, हमें इसका एक्सेलरेशन बताना है। तो अभी एक बात समझो कि एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये वाली, ये डायरेक्शन दिखा रखी है एक्सेलरेशन की, तो हमें इसमें क्या रखना है, एक्स, तो मैं पता है कि हाँ भाई फोर्स इक्वल्स टू एम ए होता है, ठीक है, तो मास तुम्हें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन तुम्हें निकालना है, फोर्स क्या रखोगे 50 न्यूटन, नहीं, तुम्हें यहाँ पे क्या समझना है कि इस 50 न्यूटन के फोर्स को तुम्हें रिजॉल्व करना पड़ेगा, एक इस एक्सिस के अलोंग और एक इस एक्सिस के अलोंग। ऐसा क्यों करने वाले हैं, हमें दो फोर्स जब मिल जाएंगे, यहाँ पर जब ये दो फोर्स मिलेंगे तो ये वाला जो फोर्स होगा जो कि इसी अलोंग है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ये क्वेश्चन हमें ये बताने के लिए है कि जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होती है। मतलब F इक्वल्स टू जो एम ए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये कहता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, इस तरह से। तो अगर एक्सेलरेशन मेरा इस डायरेक्शन में दे रखा है तो इसका मतलब ये है कि मुझे इसी डायरेक्शन वाला फोर्स यूज करना होगा। तो अब मैं अगर देखो करूंगी तो ये हो गया इस साइड, इस एक्सिस के साथ, देखो ये वर्टिकल वाली एक्सिस के साथ बन रहा है 60 डिग्री एंगल, तो मैं क्या लिख दूंगी इधर 50 cos 60, है ना, तो फिर इस साइड ये क्या हो जाएगा 50 sin 60, ठीक है। तो अब फोर्स मेरे पास कितना आ गया, F along द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो कितना है 50 sin 60, है ना, 50 sin 60, 50 sin 60 ही तो है जो इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो 50 sin 60 को यूज करना है मुझे, जो कि कितना हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई sin 60 की वैल्यू √3/2, तो हम इसको लिख लेंगे 50 √3/2 इज इक्वल्स टू एम ए, तो m कितना हो गया मेरा, डायरेक्ट ही पुट कर देती हूँ, m की वैल्यू क्या है 5 kg, a निकालना है, ठीक है, तो 5 से ये कटेगा 10 रह जाएगा इधर, तो मेरा हो जाएगा एक्सेलरेशन 10√3/2, ठीक है, या फिर हम 5√3 भी लिख सकते हैं, और तुम्हें मन कर रहा है तो तुम √3 की वैल्यू 1.7 लगा लो आंसर, बाकी इतना ही आ जाएगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा बेसिक था, स्टार्टिंग था, सिंपल है पोर्शन, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। देखो अगर हम अब फोर्स की बात करें तो फोर्स के फॉर्मूले हम बेसिकली समझ चुके हैं कि व्हाट इज फोर्स, ये हम जानते हैं, है ना, अब इसको डेफिनेशन लिखने की जरूरत तो है नहीं कि भाई क्या फोर्स होता है। फोर्स का मतलब जिसकी वजह से किसी भी बॉडी की शेप साइज वगैरह चेंज हो, वो रेस्ट से मोशन में आ जाए या मोशन से रेस्ट में आ जाए, स्टेट चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, साइज चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज हो जाए, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से ही, ठीक है। तो ये सब हमें पता है, तो हम फोर्स के क्या बेसिक फॉर्मूले पढ़ चुके हैं, F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा पी को ही हमने ऐसे करके लिखा था डेल्टा एम वी अपॉन डेल्टा टी, इसी को अगर तुम m बाहर निकाल लो, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी कर दोगे तो फिर क्या आ जाता है m इंटू ए, क्यों, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज दिस इज ए, तो हमारे पास यही चीजें आपस में लिंक्ड हैं एक दूसरे से, कि ये सारे फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, ठीक है। अच्छा अब बात आती है कि जो फोर्स है ना, फोर्स
कोई फोर्स है, वो फोर्स दो तरीके से हो सकता है। कैसे हो सकता है? या तो वो बैलेंस्ड फोर्स हो या फिर अनबैलेंस्ड फोर्स हो। क्या हो सकता है? बैलेंस्ड फोर्स हो सकता है। बैलेंस्ड फोर्स मतलब कोई बॉडी है, उसके ऊपर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो नेट फोर्स बैलेंस भी हो सकता है और अनबैलेंस्ड भी हो सकता है। अनबैलेंस्ड फोर्स भी हो सकता है। अच्छा, जब ये बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स है, तो बैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है? कि मतलब क्या है कि कोई भी बॉडी है, अगर उसके ऊपर कई सारे फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स विल बी नेट फोर्स ऑन बॉडी विल बी जीरो। किसी भी बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो क्या होना चाहिए? जीरो। और इसमें क्या होगा कि नेट फोर्स जो होगा वो बॉडी के ऊपर, वो क्या होगा? फोर्स ऑन बॉडी विल बी नॉन जीरो। ठीक है। अब देखो, अब विजिबल है ना? अब ठीक है। ठीक है, तो नेट फोर्स क्या होगा? नॉन जीरो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूं, किसी फिगर को बनाते हैं, इसके लिए मैंने कहा कि ये फिगर बनाया, ठीक है। तो अभी मैंने कहा कि इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, इधर से फोर्स लग रहा है ये F1, और इधर से फोर्स लग रहा है ये F2। ठीक है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो अगर F1 का फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो F2 के बराबर होना चाहिए, तभी तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाएंगे, है ना? देखो, पूरा वेक्टर्स वाला खेल है, यहाँ पर दो अपोजिट वेक्टर्स हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा तो फिर क्या होगा कि नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। ऐसे ही यही बॉडी होती है और इसके ऊपर तीन फोर्स लग रहे होते, है ना? तो तीन फोर्स, और तीनों फोर्स जो भी फोर्स लग रहे हैं, जैसे कि एक बॉडी बना दी और इस पे ऐसे करके ये तीन फोर्स लग रहे हैं, तो ये तीन फोर्स इस तरह से लगने चाहिए ताकि इनका नेट रिजल्टेंट जब हम निकालें तो वो जीरो आए। ठीक है, तो नेट रिजल्टेंट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। ठीक है, अगर यही चीज, यही फिगर जो है वो मैं यहाँ पे बनाऊं कि ये वाला बॉडी है, इस पे इधर फोर्स लगा रहे हैं मैं F1 और इधर फोर्स लगा रही हूँ मैं F2, बट F1 का मैग्नीट्यूड इज बड़ा है F2 से, तो नेट फोर्स क्या होगा? F नेट विल नॉट बी जीरो, है ना? तो F नेट जो होगा वो जीरो हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब ये F1 बड़ा है, ये वाला फोर्स बड़ा है, ये छोटा है, तो नेट फोर्स किस डायरेक्शन में आ जाएगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो F नेट फोर्स जो कि जीरो नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा? F1 माइनस F2। ठीक है, तो बिल्कुल वेक्टर्स वाली बात है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं तो चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो बैलेंस्ड फोर्स अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब क्या है? बैलेंस फोर्स का मतलब है किसी भी बॉडी पे जब एक से ज्यादा फोर्स लग रहे हैं, तो नेट फोर्स जो होना चाहिए, नेट फोर्स मतलब नेट रिजल्टेंट फोर्स जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, और अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है तो इसका मतलब ये है कि जब भी किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, तो उसके ऊपर नेट रिजल्टेंट फोर्स क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए, सॉरी नॉन जीरो आना चाहिए, तब वो क्या होगा? अनबैलेंस्ड फोर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि लेट अस कंसीडर टू फोर्सेस F1 एंड F2। ये देखो, F1 F2 दो फोर्सेस लग रहे हैं एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 2 kg। तो ये जो बॉडी है हमारे पास 2 kg की बॉडी है, ठीक है, इसके ऊपर लग रहे हैं। F1 जो है वो 10 न्यूटन का है, F2 जो है वो 2 न्यूटन का है। देखो, F1 10 न्यूटन का है, F2 जो है वो 2 न्यूटन का है। तो अब बताओ, क्या ये बॉडी मूव करेगी? मतलब पहली बात, क्या इसके ऊपर बैलेंस्ड फोर्सेस हैं या अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं? तो हम कहेंगे कि भाई दोनों जो फोर्सेस हैं तो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। क्यों है अनबैलेंस्ड? क्योंकि एक तो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो ये नेट फोर्स इसका देखते हैं पहले। F1 जो हमारा है वो क्या है? 10 न्यूटन, और F2 जो है वो हमारा क्या है? 2 न्यूटन। ठीक है, F1 इधर लग रहा है 10 न्यूटन का, और F2 इधर लग रहा है 2 न्यूटन का। तो ऑब्वियसली ये इस साइड की तरफ आ जाएगा मेरा F नेट, जो कि कितना आ जाएगा? 8 न्यूटन। ठीक है, अब देखो ये सारी चीज तो वेक्टर्स वाली है, वेक्टर्स में मैंने पढ़ाया है। अगर तुमने नहीं पढ़ा है तो एक बार वेक्टर्स को पढ़ लेना जाके। ठीक है, ओके, तो फिर ये F नेट निकल आया। अब F नेट जब आ रहा है, अगर मैंने जब ऊपर बताया कि नेट फोर्स अगर किसी भी बॉडी के नेट फोर्स अगर जीरो है, तो इसका मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? जीरो। और यहाँ पर अगर नॉन जीरो है तो इसका मतलब क्या होगा? उसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा? उसका बॉडी का एक्सेलरेशन नॉन जीरो रहेगा। ठीक है, फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, फोर्स नॉन जीरो तो एक्सेलरेशन भी नॉन जीरो। अब इसका देखो, फोर्स नॉन जीरो आ रहा है ना, मतलब फोर्स जीरो तो नहीं है, तो इसका मतलब एफ नेट, अब इसका हम यूज करके 8 न्यूटन, तो अब हम क्या कर सकते हैं? एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि कितना हो जाएगा? F इक्वल्स टू, फिर एम ए लगाएंगे, F क्या है? 8, मास क्या है? 2, और A, तो इस तरह से A आ जाता है 8/2, यानी कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है, तो यहाँ पर बस ये बैलेंस और अनबैलेंस वाली बात समझनी थी, सिंपल था। अब इस क्वेश्चन को देखेंगे हम, तो अब तुम देख सकते हो इस क्वेश्चन में क्या हुआ है कि a force F is equals to 6 I cap minus 8 J cap plus 10 K cap produces an acceleration of √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन बॉडी, कैलकुलेट द मास। तो अब हम इस क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करेंगे, हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो मुझे फोर्स दिया हुआ है, ठीक है, और एक्सेलरेशन दिया है, तो मास निकालना है। अब क्या ये फोर्स मैं डायरेक्ट ऐसा 6 8 10 ऐसे यूज तो कर नहीं सकती, तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो ये सारा वेक्टर वाला ही कॉन्सेप्ट है। वेक्टर एफ का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, √6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे ये सब करते हैं मैंने तुम्हें वेक्टर्स वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। ठीक है, अगर वीक हो तो प्लीज एक बार उसे देख लेना। 36 प्लस 64 प्लस 100 है ना, तो ये दोनों मिला के भी 100 हो जाएंगे। तो 100 प्लस 100 इक्वल्स टू √200 इक्वल्स टू 10 √2। ठीक है, तो और एक्सेलरेशन क्या दे रखा है, √2। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इज इक्वल्स टू हो गया F अपॉन A, यानी कि 10√2 अपॉन √2 यानी कि 10 kg। ठीक है, 10 kg, सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है कि ए फोर्स दे रखा है, दिस इज द फोर्स, कि ये अब अगेन उसी फॉर्म में दे रखा है। एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन द XY प्लेन, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या बोल रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो ऐसा फॉर्मूला सोचो पहले जिसमें फोर्स और चेंज इन मोमेंटम के साथ रिलेशन आता हो। तो F इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, यही है। और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर स्मॉल चेंज लिखें तो स्मॉल टी। देखो डेल्टा लगाए इसका मतलब एक बड़ा चेंज, स्मॉल डी लगाए तो मतलब छोटा चेंज, है ना। तो ऐसे दोनों ही तरीके से हम इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि मुझे फोर्स गिवन है पर मुझसे मोमेंटम पूछा है। अगर मुझे मोमेंटम दिया होता तो फोर्स पूछा होता तो मैं क्या करती, मोमेंटम का टाइम के डिफरेंस में डिफरेंशिएशन कर देती, मोमेंटम का टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देती, अगर मोमेंटम दिया होता तो। लेकिन क्वेश्चन में तो फोर्स दिया है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फोर्स दिया है तो टाइम का इधर की साइड लेके जाएंगे मल्टीप्लाई, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। ठीक है ना। तो F इक्वल्स टू dp ओवर dt, तो फिर dp इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, F dt। ठीक है, F dt लिख देंगे, तो इस पे इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, ये मोमेंटम इधर P और इधर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, देखो लिमिट्स दे रखी है, t इक्वल्स टू 0 से 2 इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स तक। तो F डॉट dt कहाँ से, 0 से लेके 2 सेकेंड्स तक, इस तरह से। ठीक है, फिर आगे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऐसे 0 से लेके 2 तक का इंटीग्रेशन का ही खेल है। अब 2t प्लस 3t स्क्वायर, आई कैप जे कैप हटा देंगे, ठीक है, प्लस dt, सॉरी डॉट dt। तो इस तरह से ही सॉल्व करना है। अब इंटीग्रेशन है, जिसको इंटीग्रेशन आता है बहुत अच्छी बात है, वो तुरंत सॉल्व कर लेगा, नहीं आता है तो मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया है, देख लेना, है ना। अब 2t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2t स्क्वायर बाई 2, फिर ये इसका 3t क्यूब बाई 3। ओके, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा, ये अब इंटीग्रेशन का साइन हटा देंगे, अब लिमिट्स लगा देंगे 0 से लेके 2 तक। तो लिमिट्स लगानी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो पहले 2 इंटू अपर लिमिट रख ली, अब देखो एक चीज और बता दूं पहले तुम्हें, अब एक चीज देखो कि इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि ये ऐसा हो गया टी स्क्वायर प्लस टी क्यूब की टी क्यूब और 0 से लेके 2 तक। ठीक है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2 स्क्वायर, फिर माइनस 0 का स्क्वायर, प्लस ये वाला प्लस आया, ये वाला जो प्लस है वो है ये प्लस। ठीक है, फिर 2 क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब। ठीक है, प्रॉपरली रख के बताया। अब 2 का स्क्वायर यानी कि 4, 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर 2 का क्यूब मतलब 8, ये हो गया। तो 4 प्लस 8 कितना हो गया हमारा, 8 और 4 12, 12, और ये किलोग्राम किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। तो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम कितना आया, चेंज इन मोमेंटम आ गया मेरे पास 12 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड, यहाँ पर हमने क्या एक छोटी मिस्टेक हो गई है, वो ये कि ये जो मेरा 4 था
ये जो 4 है वो किसको सॉल्व करके आया है, इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके, और ये पोर्शन क्या था 2t, और ये 2t जो था वो हमारे फोर्स का आई कैप वाला पोर्शन बना रहा था। यानी कि अगर इसको देख के हमें अपने मोमेंटम भी तो मेरा वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ 4 आई कैप प्लस 8 जे कैप। ये चीज आई है, इस चीज को समझो दोबारा कि ये जो 4 है ये 4 किसकी वजह से आया था, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, ठीक है, सॉरी इंटीग्रेट किया, तब हमारे पास ये आया, और ये कहाँ से आया था, यहाँ से, और ये 2t जो है वो 2t आई कैप ये वाली चीज थी, है ना। ऐसी 8 जो है वो कहाँ से आया है, ये 3t³/3, इसको ये जो आया था इससे, ये कहाँ से आया था 3t² को इंटीग्रेट करके, और 3t² क्या है, ये आई कैप वाला, ठीक है, 3t² जे कैप वाला, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये इसमें मोमेंटम जो हो गया मेरा, तो ये मेरे को क्या मिल गया, वेक्टर फॉर्म में मिल गया। अब मैं प्रॉपरली वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी। हाँ, वो हम क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भाई हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये हमारा मोमेंटम भी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में ही निकलेगा, क्योंकि हमें फोर्स भी तो आई कैप जे कैप के फॉर्म में दे रखा था। तो अब ये 4² प्लस 8² ऐसे करके मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, ये हो गया 10 7 8 √80, ठीक है। तो √80 को तुम कैसे लिख सकते हो, √80 या फिर सिर्फ √80 रहने दो, इतना ही काफी है, ये हमारे मोमेंटम का मैग्नीट्यूड, ठीक है। दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, सिंपल ऐड नहीं कर देना है, ये ध्यान रखना है। क्यों नहीं ऐड करना है, क्योंकि ये दोनों पोर्शन सेपरेट सेपरेट मुझे आई कैप जे कैप वाले दिए थे इसलिए, ठीक है, आई कैप जे कैप वाले दिए थे इसलिए, तो ये आई कैप और जे कैप के फॉर्म में ही निकल के आएगा, ठीक है। तो इसके लिए तो हम इसको यहीं तक करते हैं, है ना। बाकी का क्या है कि इसके बाद जो अगला टॉपिक है इम्पल्स का, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इम्पल्स। तो इस वाले लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। तो ये फर्स्ट लेक्चर था, सिंपल था इसमें सारा कॉन्सेप्ट। एक बार इतने टॉपिक तक के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, फिर इम्पल्स जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा थोड़ा थोड़ा टफ होता जाएगा एज कंपेयर टू पिछले लेक्चर्स, ठीक है। तो इतने क्वेश्चंस कर लेना अच्छे तरीके से, बेसिक है, ये बेसिक है, काफी लगता है, काफी यूज होता है अदर आगे चैप्टर्स में, तो इस चीज को अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ओके, सो ऑल द बेस्ट, और लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके जरूर जाना और शेयर करना अपने दोस्तों को। बाय बाय।